हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन। और आज हमारा बायोमोलिक्यूल में भी पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CxH2O का होल वाई। कभी कहीं ये होता है कि इसका फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है CnH2O का होल n। ये जरूरी नहीं होता कि जितने कार्बन होते हैं उतने ही H2O हो, ठीक है। पर CxH2O का होल y, यहाँ x और y अलग अलग इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि ये x है तो ये भी x ही रहेगा। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप याद करें। और एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही सेम फॉर्मूला होगा C6H2O का होल 6, क्योंकि इसके क्या होते हैं C6H12O6 होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C6H2O का होल 6 लिखेंगे। सुक्रोज का क्या होता है C12H22O11 और C12H2O का होल 11। इस तरीके से इसको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका ये CxH2O का होल वाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंप्लीट करता है, यानी इसको फॉलो करता है, वो उसका यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें CH3COOH का तो C2H2O का होल ट्वाइस। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही ये फॉलो करता है, पर ये एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रैमनोज, रैमनोज का क्या होता है कि C6H12O5 होता है, लेकिन ये CxH2O का होल वाई जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ये कंप्लीट नहीं करता। तो हम ये जरूरी नहीं है कि ये रैमनोज क्या है, रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है, पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि जिनका जो कार्बोहाइड्रेट होगा उनका ये फिक्स ही है कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। पर हम एक सामान्य तौर पर हम बोल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CxH2O का होल वाई, ठीक है। कुछ और मॉलिक्यूल होते हैं जो ये इनका ये मॉलिक्यूल ये फॉर्मूला इसको कंप्लीट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही सेम यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहते। उसी प्रकार से रैमनोज क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है उसका, बट वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, इसकी नई डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेक करेंगे। तो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। पॉलीहाइड्रोक्सी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ क्या हो, एल्डिहाइड और कीटोन हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, और एनी सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस, या कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जो इस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, कीटोन हो। वो हाइड्रोलाइसिस के बाद भी अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्टोरेज देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ प्लस T ग्लूकोज इन बायोपॉलीमर, ठीक है। ग्लूकोज इसकी स्टोरेज देखें ग्लूकोज की किस प्रकार से, अब स्टार्च है वो भी स्टोरेज के पाया जाता है, प्लांट्स सीड्स में पाया जाता है ये स्टार्च। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। और सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है सेलुलोज, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजन उसको एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्च प्लांट में स्टोरेज का काम करता है, वहीं ग्लाइकोजन किस में करता है, एनिमल में करता है, तो इसको एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं। स्टोर्ड इन लीवर, लीवर में स्टोर हो रहता है ये,
ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स, लीवर और मसल्स में लंबे समय तक ये रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स में बस इतना, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHH2 का होल वाई होता है, जिसे हमने ग्लूकोज और सुक्रोज का देखा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। जैसे एसिटिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। दूसरी ओर रैमनोज, जिनका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, अणुसूत्र इसका ये नहीं है, फिर भी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमने उसकी एक नई परिभाषा दे दी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, जो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। उसके बाद हमने इसकी स्टोरेज देखी कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च प्लांट में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल में होते हैं और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको बनाने का ये काम करता है सेलुलोज। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बांट रखा है पहले। फिर हमने बांट दी इसको रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर। फिर हमने इसकी स्वीटनेस के आधार पर बांट रखा है, और फिर इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर, और 5वें नंबर पर हम इसके हाइड्रोलाइसिस के आधार पर बांट रखे हैं। तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, हम इसको नाम दे सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, एल्डिहाइड हो, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, कीटोन, या उसमें एल्डिहाइड भी ग्रुप हो सकते हैं या फिर कीटोन भी हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के 1 नंबर कार्बन पर क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी तो होते ही हैं, क्योंकि इसमें दूसरे तीसरे चौथे 5 इस तरीके से जो कार्बन होते हैं इसमें, उनमें क्या होता है, OH ग्रुप होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो ये होते ही हैं। ऐसे फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज में 2 नंबर का जो कार्बन होता है उसमें कीटो ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम डिवाइडेशन कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कौन से हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर। किसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, निम्न में से कौन सी एक अपचायी शर्करा है, कौन सी एक अनपचायी शर्करा है। तो देखो, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पे हमने बांट दिया इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं अनपचायी शर्करा, और रिड्यूसिंग शुगर को बोल देते हैं अपचायी शर्करा। ठीक है, जिसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, ठीक, रिड्यूसिंग पावर नहीं होती, वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें क्या होता है कि जो OH का जो हाइड्रोजन होता है, एनोमेरिक कार्बन का जो OH होता है वो फ्री नहीं होता है। फ्री नहीं होगा तो वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनका जो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, जो एनोमेरिक कार्बन का जो जो ग्रुप OH ग्रुप होता है वो फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। फिर मतलब जैसे हम उसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो पहले वाले कार्बन पे जो OH जुड़े होते हैं, उसका जो OH यदि फ्री है तब तो उसमें क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर लेगा या H को निकालने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जिसमें जो OH ग्रुप है वो रिड्यूस नहीं, वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं होगा तो वो H कैसे निकालेगा, तो वो कैसे हो जाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं। आप डायरेक्टली एग्जाम्पल यहाँ से याद कर सकते हैं, या फिर अभी आगे थोड़ी देर में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किनमें OH बिल्कुल फ्री है और किसमें OH है वो फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ हम सुक्रोज देखते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयाँ होती है, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्योंकि दोनों में OH का जो ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सीजन का जो हाइड्रोजन होता है वो फ्री होता है उनके साथ, रिंग में वो काम नहीं आता है।
तो ये दोनों तो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब कंबाइन कर दिया जाता है, सुक्रोज बनाया जाता है, तो उनका वो ग्रुप OH ग्रुप वो इसमें जुड़ जाता है, काम में आ जाता है और वो फ्री नहीं रहता है। तो सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ऐसे स्टार्च और सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ती है और क्या हो जाता है, ये OH ग्रुप फ्री नहीं रहता है, ठीक है। तब इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इन तीन को आप याद रख सकते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयाँ होती है, स्टार्च में ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ होती है, ऐसे सेलुलोज में भी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ होती है। तो इनमें ये H जो निकालने के लिए फ्री नहीं रहता है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहती है, इनको याद करें। बाकी सभी इसमें आ जाएगी, जैसे डाइसैकेराइड में ये माल्टोज, लैक्टोज है, वो भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और जितने भी मोनोसैकेराइड जब किसी से कंबाइन नहीं होंगे, उनके OH हमेशा फ्री रहेंगे। जितने भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब कैसे रहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं शुगर को। जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। जिस शर्करा में 3 कार्बन होंगे उसको हम ट्रायोज बोल देते हैं, 4 कार्बन होंगे उसको टेट्रोज बोल देंगे, 5 कार्बन होंगे उसको पेंटोज बोल देंगे और 6 कार्बन होंगे उसको हेक्सोज बोल देंगे। इनके अलावा यदि इनके साथ यदि COCH ग्रुप है, ट्रायोज के साथ COCH ग्रुप है, तो उसको क्या बोल देते हैं, एल्डोज। और CO ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो क्या बोल देंगे, कीटोज, ठीक है। इन दोनों को यदि कंबाइन करके लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं एल्डोकीटोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज। जैसे अब ये पेंटोज शर्करा है, उसके साथ क्या है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम क्या बोल देंगे, एल्डोपेंटोज। इसको बोल देंगे एल्डोहेक्सोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोट्रायोज। इस तरीके से यदि कीटो ग्रुप है तो कीटोहेक्सोज, कीटोपेंटोज, कीटोटेट्रोज, कीटोट्रायोज बोल देंगे। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक शुगर आ गई और उसमें बताएगी ये क्या है, एक एल्डोपेंटोज है। एल्डोपेंटोज हमें देने के बाद हमसे ये बताए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अब देखिए इसको एक साथ कंबाइन कर दिया है, तो एल्डो में भी क्या है, एक CHO ग्रुप है, क्या है, एक CHO ग्रुप है। और पेंटोज क्या बोलते हैं, कंप्लीट टोटल कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, जिसमें से एक तो CHO में आ गया और एक इसमें आ गया अलग से, तो 4 कार्बन ये और एक CHO ग्रुप। इसी तरीके से कीटो में एक CO ग्रुप होता है और हेक्सोज के 6 कार्बन में से एक CO के पास चला जाता है और उसमें 5 कार्बन बच जाते हैं। तो 5 कार्बन और एक CO ग्रुप अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 6 कार्बन और एक 6 कार्बन की हेक्सोज होगी, ठीक है। OH का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, शुगर होती है, इसका मतलब ही क्या होती है, शुगर होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसके आधार पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। मोनोसैकेराइड का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। वो सेम जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं, तो इनको मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये सभी मोनोसैकेराइड है। और जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं सब कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो ये सब क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड कौन कौन से, जिसमें हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें 2 से या 10 तक इकाइयाँ होगी, तो वो क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड होती है। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है। सुक्रोज में कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयाँ होती है। माल्टोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है। और लैक्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है। तो इनमें ये 2-2 इकाइयाँ इनकी होती है, मोनोसैकेराइड की 2-2 इकाइयाँ होती है इनमें, तो ये क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड। यदि इनकी मोनोसैकेराइड की इनमें 10 से ज़्यादा इकाई जुड़ी हुई है तो पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इनमें क्या होता है, इनकी जो मोनोसैकेराइड इकाई होती है इनमें तो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ के स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। इसके अलावा डेक्स्ट्रीन जो होती है वो भी क्या होती है, पॉलीसैकेराइड होती है।
मेनली जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में ये घुलते नहीं है, ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, इसलिए इसको अशर्करा भी बोल देते हैं, स्वादहीन होती है। मेनली जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो शर्करा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से होगा, कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए पके अंगूर में 20% ग्लूकोज होता है, अंगूर जो पके हुए होते हैं 20% तक ग्लूकोज होता है। इसका प्रिपरेशन देखते हैं ग्लूकोज। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर। जो कैन शुगर होती है उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा भी क्या बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वही सुक्रोज है, कैन शुगर क्या है, सुक्रोज है। तो इसका सुक्रोज का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयाँ मिलती है, ठीक है। और ये एसिड की प्रेजेंसी में होती है, ये अल्कोहल के द्वारा भी या इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा भी बन जाती है। वे डायरेक्टली पूछ ले कि सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, तो इन्वर्टेज एंजाइम काम में लेते हैं, ठीक है। और एक है कॉमर्शियल मेथड। इसका कॉमर्शियल मेथड इसका देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्च है, हमें स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारी इकाइयाँ होती है ग्लूकोज की। तो ये जो स्टार्च के जितने भी एन जुड़े होंगे यहाँ पे, उतने ही एन यहाँ पे ग्लूकोज के यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी एसिड की प्रेजेंसी में होगी, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इनकी प्रेजेंसी में ये हो जाते हैं, ठीक है। H2O कितने काम में लेंगे, जितने यहाँ पर एन है उससे एक कम H2O के मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे। चलिए एविडेंस देखते हैं ग्लूकोज स्ट्रक्चर के। ग्लूकोज की जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई HI के साथ। किसके साथ कराई, HI के साथ कराई। तो ये HI क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये HI क्या करता है, जितने भी ये ऑक्सीजन होते हैं उनको ये हटा के और H जोड़ देता है। रिड्यूसिंग पावर होती है, इनको रिडक्शन कर देता है। H जब जुड़ जाएगी इनके साथ तब इनमें एक एन हेक्सेन मिलती है। हेक्सेन जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, एन हेक्सेन मिलती है, ठीक है। इसमें ब्रांच के रूप में नहीं मिलती। तो इससे ये साबित होता है कि प्रूव्स दैट ऑल कार्बन आर कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो जब भी हम HI सिलेक्शन कराते हैं तो HI सिलेक्शन कराने से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं वो किस में जुड़े होते हैं, कि स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं। NH2OH के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें यहाँ पे ऑक्साइम मिलता है। ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन और NH2OH का दोनों हाइड्रोजन निकल के H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद इसके साथ ही जुड़ जाएगा NOH, डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा, ऑक्साइम बनाएगा, ठीक है। वहीं यदि इसकी क्रिया HCN के साथ कराते हैं तो ये CO बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगी और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगी, CN जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। HI से जब हमने रिएक्शन कराया तो उसे ये प्रूफ हुआ था कि ग्लूकोज में क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। जब इसकी रिएक्शन क्रिया कराई NH2OH और HCN के साथ, तब हमें ये प्रूफ निकल के आया कि जो ग्लूकोज होता है उनमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ सिर्फ हमें इतना पता चला है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये पता नहीं चला है कि इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप की पहचान किससे होगी, NH2OH और HCN से। स्ट्रेट चेन की पहचान किससे होगी, HI से। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ग्लूकोज की जब हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलता है कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, ठीक है। इसमें एसिड में चेंज हो जाता है। और हमें पता है कि जो ब्रोमीन वाटर है वो
कार्बोनिल ग्रुप में सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। तो जब हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तब इससे क्या प्रूफ हो गया कि इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में भी कार्बोनिल में भी कौन सा ग्रुप आ गया, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, कीटोन नहीं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर कभी भी कीटोन से रिएक्शन नहीं करती। कभी भी सवाल ये पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम अलग किससे कर सकते हैं, तो ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करा के देखेंगे, यदि रिएक्शन करके एसिड बन जाता है तो उसमें एल्डिहाइड है, और यदि वो रिएक्शन नहीं करता है तो वो कीटोन है। ठीक है, इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हैं। तो ब्रोमीन वाटर से हमने किसको अलग कर क्या पता कर लिया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसको मिक्स्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ब्रोमीन वाटर को। और ये जो ये क्या करता है, एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में चेंज कर, ये क्या है एल्डोज और ये क्या है एल्डोनिक एसिड। आगे इसकी ये बता रखा है कि कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन यदि इसको करा देते हैं तब इसमें क्या बन जाता है, सैकेरिक एसिड मिल जाता है। ठीक, आगे आएगा ये सैकेरिक एसिड का भी। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड HNO3 से। कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराने पर देखिए एल्डिहाइड और CH2OH जो 1 डिग्री एल्कोहल है, देखिए जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो हाइड्रोक्सिल जो OH ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 सिर्फ 1 डिग्री OH ग्रुप को ही चेंज करता है। ये यहाँ पर जितने भी OH ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सब 2 डिग्री है, तो इस OH को ये बिल्कुल भी टच नहीं करता, इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। ये सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड HNO3। जब हमने इससे रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, CH2 से क्या मिल गया COOH, और यहाँ से क्या मिल गया, ये भी COOH, इसको बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, वो ग्लूकैरिक एसिड मिल गया। ये सैकेरिक एसिड के समान ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। इससे क्या साबित होता है कि इसमें क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल से क्यों कैसे डिसाइड किया, क्योंकि बाकी के जो OH ग्रुप थे वो सेम U के U हैं, सिर्फ इसने एक जो OH ग्रुप है उसको चेंज कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 डिग्री क्या है, इसमें एक अल्कोहल ग्रुप भी है, CH2OH एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। डायरेक्टली सवाल ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में कि किस से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें किसका एविडेंस मिलेगा, यानी हमें कार्बोनिल ग्रुप की पहचान किससे होगी, एल्डिहाइड की पहचान किससे होगी, 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान किससे होगी, स्ट्रेट चेन की पहचान किससे होगी। तो इनको अलग से अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते प्रीडीन की उपस्थिति में। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड CHO ग्रुप को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, CHO ग्रुप सेम टू सेम वही है, बस ये जितने भी OH ग्रुप है उनको हटा के यहाँ पे ये जो AC का मतलब क्या होता है, CH3CO ग्रुप। AC का मतलब क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरीके से लिख देते हैं, AC2O के रूप में लिख देते हैं। बस ये एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरीके से होता है, CH3COCOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका जो CH3CO ग्रुप होता है, दोनों साइड CH3CO ग्रुप ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं AC2O। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो AC होता है वो क्या होता है, CH3CO। तो जितने भी OH ग्रुप होता है उनका H हटा के क्या जुड़ जाता है, AC जुड़ जाता है। AC का मतलब क्या होता है, CH3CO। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक ACOH या ACOH एल्कोहल मत समझ लेना इसको कि ACOH एल्कोहल नहीं, ये एक एसिड है, क्योंकि AC क्या होता है, CH3CO होता है और ये OH और हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि ये यहाँ पर भी क्या मिल रहे हैं, एस्टर बन रहे हैं, CH2 यहाँ OCOCH3, तो यहाँ पर एस्टर बन रहे हैं, यहाँ पर एस्टर बन रहे हैं और यहाँ पर क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो एस्टर और एसिड मिलते हैं हमारे पास यहाँ से। ठीक है,
एनहाइड्राइड की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं। ये जितने भी OH ग्रुप है तो एस्टर और एसिड मिलता है। इसकी रिएक्शन को यहाँ देखिए खोल के समझा भी रखा है, आगे देखिए इसको अच्छे से खोल के इसको समझा भी रखा है अच्छे से। इसमें देखिए क्या है, एक एनहाइड्राइड है और इसकी क्रिया एक OH ग्रुप एल इससे कराई जाती है। तो CH3COOH एक मिल जाता है, यहाँ से एक एसिड मिल जाता है और एक CH3CO इसके साथ CH3CO जुड़ के ये एस्टर का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन कराने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इसमें 5 क्या है, OH ग्रुप है। 5 क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें पता क्या चल जाता है कि ये 4 तो OH ग्रुप यहाँ होते हैं और एक OH ग्रुप यहाँ से पता चलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें हमारे पास क्या है, 5 OH ग्रुप है। तो देखिए हाँ, ये 6 प्रैक्टिकल करके देखिए। सबसे पहले हमने किसका प्रैक्टिकल किया, HI का, जिससे हमें क्या पता चला कि ये क्या होती है, कि स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन किससे करवाई, NH2OH और HCN से रिएक्शन कराई, जिससे हमें किसका पता चला कि इसमें क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड है, इसका पता किससे चला, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने के बाद। फिर हमने HNO3 से रिएक्शन कराई, उससे हमें पता चला कि 1 डिग्री एल्कोहल भी प्रेजेंट है इसमें एक। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद पता चला कि इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की अलग अलग देखते हैं स्ट्रक्चर का। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और बीटा ग्लूकोज की कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए अल्फा ग्लूकोज में ये जो MP का मान होता है, मेल्टिंग पॉइंट का जो मान होता है 419 केल्विन होता है। वहीं ग्लूकोज का कितना होता है, 423 केल्विन होता है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा होती है। ये 303 केल्विन पर हो गई, 371 केल्विन पर इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब कैसे पहचान करेंगे कि ये अल्फा है कि ये बीटा है। सामान्य तौर पर हम ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो पहले नंबर पर जो CH2OH ग्रुप जुड़ा होता है उसका CH2OH का H और इसका 5th कार्बन का जो है उसका OH, इन दोनों से H2 को निकाल देंगे। H2 को निकालने के बाद ये ऑक्सीजन बच जाएगी। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो OH ग्रुप है वो राइट में है कि लेफ्ट में है। ठीक है, ये राइट में है तो ये अल्फा और ये लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें बस एक नंबर जो कार्बन है उसमें ही फर्क होता है कि इसमें तो क्या होता है, जो ये राइट में होता है OH और इसमें क्या होता है, लेफ्ट में होता है OH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि जो भी इसकी स्ट्रक्चर यदि इस तरीके से बनाते, सार्थ में बनाते हैं, तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जो भी राइट में ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो भी इस तरीके से राइट में ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके जैसे OH और H को यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर कार्बन पर, तो OH कहाँ है, राइट में है तो OH कहाँ जाएगा, नीचे, और H कहाँ है, लेफ्ट में, तो H कहाँ जाएगा, ऊपर। इसी तरीके से इन सबको यहाँ पे बना लेंगे। और इसमें बस इस 1 नंबर कार्बन पर ही अंतर होता है। इस 1 नंबर कार्बन पर क्या होता है, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। इसमें OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पायरेन की संरचना कैसी होती है, इस तरीके की होती है। तो इस अभी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ग्लूको पायरेनोज इसको बोल देते हैं, इसको बीटा डी ग्लूको पायरेनोज बोल देते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना सा याद रखना कि अल्फा ग्लूकोज में 1 नंबर पर जो OH ग्रुप होता है वो राइट साइड में होता है, और बीटा ग्लूकोज में ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। और अल्फा और बीटा में ये एनोमेरिक जो कार्बन होता है इसमें अंतर होता है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन पर, मतलब इसकी पहचान क्या होती है एनोमेरिक कार्बन की, कि इस पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप हो,
दो ऑक्सीजन ग्रुप दिख जाए तो वही कार्बन कौन सा होगा, एनोमेरिक। इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन ही आए और एक ऑक्सीजन ही आए, इसी तरीके से इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन ही आया और एक ऑक्सीजन ही आया, तो ये एनोमेरिक कार्बन, तो एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंट पाया जाता है इनमें, ठीक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। फ्रक्टोज को हम बोल सकते हैं कीटो हेक्सोज, क्योंकि इसमें एक कीटो ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सोज, इसको लेवोज भी बोल देते हैं। अब इसमें असममित कार्बन कितने होते हैं, 3। असममित कार्बन किरैल कार्बन इंग्लिश में बोल देते हैं। तो इसमें ग्लूकोज में तो कितने थे, 4 कार्बन थे और इसमें 3 कार्बन। देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको किरैल कार्बन नहीं कह सकते। इस कार्बन पर दोनों बॉन्ड पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई, तो इसको किरैल कार्बन नहीं कह सकते। इस कार्बन पर देखिए चारों ग्रुप क्या जुड़े हुए हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये किरैल कार्बन एक है। इस पर भी चारों ग्रुप अलग है, तो एक किरैल कार्बन ये है। इस पर भी चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी एक किरैल कार्बन है। तो 3 किरैल कार्बन पाए जाते हैं इसमें फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में 4 होते हैं, फ्रक्टोज में 3 होते हैं, ठीक है। ये डी फ्रक्टोज की संरचना बनाई हुई है हमारे पास। एल और डी की पहचान हम कैसे करते हैं, एल और डी की पहचान करते हैं, जो लास्ट वाला किरैल कार्बन होता है, 1 2 3 3 कार्बन किरैल है और असममित है, तो जो लास्ट वाला किरैल कार्बन में राइट साइड में OH ग्रुप है, तो उसको डी बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर में यदि इस OH को इस साइड कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एल फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। ये भी राइट साइड में, तो इसको बोल देते हैं डी फ्रक्टोज बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम ये अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज में वही अंतर करके देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, 2 नंबर कार्बन पर CO ग्रुप जुड़ा हुआ था, तब इसमें 2 नंबर वाले कार्बन से पहचान करेंगे। इसमें देखिए OH ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट में, तो इसको अल्फा बोल देंगे। इसमें OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो इसको बीटा बोल देंगे, ठीक है। और इसकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो OH राइट में है उसको नीचे लिख देंगे, लेफ्ट में उसको ऊपर लिख देंगे। इस तरीके से इसकी संरचना बना लेंगे, ठीक है। इसकी संरचना किसके समान है, फ्यूरेन के समान है, तो इसको फ्रक्टोफ्यूरेनेज बोल देते हैं। उसकी ग्लूकोज किसके समान थी, पायरेन के समान, तो उसको पायरेनोज बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास देखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है वो बेनेडिक्ट, फेलिंग और टोलेन तीनों टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें एक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप जिनमें होगा वो बेनेडिक्ट, फेलिंग और टोलेन टेस्ट तीनों देते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बेनेडिक्ट भी देते हैं, फेलिंग भी देते हैं और टोलेन टेस्ट भी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। यानी जो सुक्रोज होता है उसमें 2 इकाइयाँ होती है, एक ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। यहाँ पर ग्लूकोज कौन सा लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा लेना, बीटा डी फ्रक्टोज लेना है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज लेंगे, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का तो क्या लेंगे, पहला कार्बन लेंगे, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन लेंगे, सेकंड कार्बन लेंगे। 2 नंबर का, इसको उल्टा करके लिखा रखा है, तब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसको C2 कार्बन का लेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इससे क्या H2 निकलेगा यहाँ से, तो इसका OH और इसका H यहाँ से ये बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से, तो ये क्या बना लेंगे, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसको बोल देते हैं। टू फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंक फ्लिप दिस बाय 180 डिग्री। अब ये जो फ्रक्टोज इसको बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाने के लिए 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इतना ध्यान रखना है कि सुक्रोज में 2 इकाइयाँ होती है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का C1 कार्बन काम आता है और फ्रक्टोज का C2 कार्बन काम आता है, तो इन दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है, ठीक है। हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल
टोलेन, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, जिनमें भी हेमी एसिटेल और हेमिकीटेल स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो टोलेन, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे। ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज क्या होते हैं, हेमी एसिटेल होते हैं और फ्रक्टोज क्या होते हैं, हेमिकीटेल होते हैं। कैसे पता चलेगा कि हेमी एसिटेल है या नहीं है, हेमिकीटेल है या नहीं है, तो यदि किसी कार्बन पर OH ईथर ग्रुप और H ग्रुप एक ही कार्बन पर दिखाई दे, ईथर को हम यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं, OH O और H एक ही कार्बन पर दिखाई दे तो हेमी एसिटेल, और OH ईथर और R ग्रुप एक जगह एक ही कार्बन पर दिखाई दे तो उसको हेमिकीटेल देंगे। तो ये स्ट्रक्चर यदि कंप्लीट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हेमी एसिटेल और हेमिकीटेल हो जाएगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए अब यहाँ से हम जो रिड्यूसिंग एजेंट हम पहले बता चुके हैं किस प्रकार से हम देखेंगे OH ग्रुप ये फ्री होगा या नहीं होगा। जब आप इसमें बताइए OH है तब तो इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग है। ये OH ग्रुप ही है और ईथर ग्रुप ही है ही नहीं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये पहले पेज में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनवर्ट शुगर, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है, टेक्स्टर रोटेट यानी डी सुक्रोज होता है ये, ठीक है। डी सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिलता है, हमें एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। लेकिन यहाँ जो हमें ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज मिलता है वो ग्लूकोज तो डी होता है और फ्रक्टोज एल होता है, ठीक है। ग्लूकोज डी होता है, फ्रक्टोज एल होता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके निकालते, जोड़ के निकालते तो यहाँ से एल निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर एल के मान ज्यादा है -92 डिग्री और डी का मान +52 डिग्री है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ज्यादा कौन सा मान आ रहा है, एल का आ रहा है, लीवो रोटेटरी का आ रहा है, कितना आ रहा है -39 आ रहा है, और लीवो का आ रहा है। तो यहाँ से तो देखते तो इसमें कौन सा आ रहा है, एल आ रहा है, और यहाँ से देखते हैं तो सुक्रोज कौन सी है, डी है। तो यानी इसका मतलब है कि ये क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इन्वर्ट शुगर, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा ही डी ग्लूकोज होता है। दोनों बीटा बीटा होती है, गैलेक्टोज होता है और ये ग्लूकोज होता है। यहाँ गैलेक्टोज को 1 नंबर कार्बन लेंगे और ग्लूकोज को 4 नंबर कार्बन लेंगे। जो गैलेक्टोज होता है वो गैलेक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 4 नंबर वाले कार्बन में यदि हम अंतर कर देंगे तो गैलेक्टोज मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं C4 एपिमर, और ग्लूकोज का C4 एपिमर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि देखिए ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ये किसकी, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है। अंतर किस बात का है कि इसमें 1 नंबर कार्बन, इसका जो 4 नंबर कार्बन है और इसके 4 नंबर जो कार्बन, इन दोनों में अंतर होता है HOH, और इसका क्या होता है OHH होता है, ठीक है। इनके 4 नंबर कार्बन में अंतर होता है, बाकी सब कार्बन सेम होते, 4 नंबर कार्बन में अंतर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इस ग्लूकोज का C4 एपिमर है, ठीक है। ये दोनों अभी कैसे रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग एजेंट है। OH ग्रुप इसमें अभी पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है। अब यहाँ से ये इसका 1 नंबर कार्बन, इसका 4 नंबर कार्बन यहाँ पे कंबाइन होगा। कंबाइन होके जब बॉन्ड बनाएगा तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका तो OH अभी फ्री था जो, अब यहाँ पे कंबाइन हो गया है, लेकिन अभी भी इसका जो OH ग्रुप है ग्लूकोज वाले का वो अभी फ्री है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लैक्टोज भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और रिड्यूसिंग शुगर है तो ये सारे टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट टेस्ट सब देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माल्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज की दोनों इकाइयाँ होती है, C1 और C4 2 इकाइयाँ होती है माल्टोज में। माल्टोज में इसमें ग्लूकोज की का 1 नंबर और ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन कंबाइन होगा, ठीक है, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें भी क्या होता है कि OH ग्रुप अभी भी इसके पास फ्री है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है स्टार्च।
स्टार्च में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ के स्टार्च बनाती है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इनमें OH ग्रुप फ्री नहीं रहता, ठीक है, और इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो प्रकार की होती है। एमाइलोज इसकी एक स्ट्रेट चेन होती है और एमाइलोपेक्टिन इसकी ब्रांच चेन होती है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि स्ट्रेट चेन कौन सी होती है, एमाइलोज, और ब्रांच चेन कौन सी होती है, एमाइलोपेक्टिन। वाटर सोल्यूबल कौन सी है, एमाइलोज, और इनसोल्यूबल कौन सी, एमाइलोपेक्टिन। स्ट्रेट चेन है तो ये सोल्यूबल हो जाती है, इसकी ब्रांच चेन हो जाती है तो ये सोल्यूबल नहीं रहती है, ठीक है। 15 से 20% स्टार्च होता है एमाइलोज में, और एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% स्टार्च एमाइलोपेक्टिन का होता है। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की भी क्या होती है, एक पॉलीसेकेराइड और एक स्ट्रेट चेन होती है। इसमें बीटा डी ग्लूकोज मिलते हैं। यहाँ पर स्टार्च में क्या हो रहे थे, अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ मिल रही थी। स्टार्च में देखिए क्या हो रहा है, स्टार्च में क्या था कि अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ हो रही, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसमें ग्लूकोज के C1 और C4 बॉन्ड बन रहा था, और एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 के अलावा C1 और C6 बॉन्ड भी C1 और C6 जो कार्बन है वो भी बॉन्ड बना रहे थे। लेकिन सेल्यूलोज में केवल C1 और C4 कार्बन की स्ट्रक्चर चेन होती है। बीटा, यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज होता है। स्टार्च में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और सेल्यूलोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो स्टार्च होता है वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। उसके बाद देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च बोल देते हैं इसको, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, रेदर मोर हाईली ब्रांच होती है। मतलब जैसे एमाइलोपेक्टिन में C1 और C4 बॉन्ड और C1 C6 बॉन्ड होता है, ग्लाइकोजन में भी सेम वही C1 C4 और C1 C6 बॉन्ड होता है। लेकिन जहाँ वो एमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांच पाई जाती है वो कम पाई जाती है, और ग्लाइकोजन में जो ब्रांच होती है कुछ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। रैफिनोज। रैफिनोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। डी मैनोज, डी गैलेक्टोज को डी ग्लूकोज का एपीमर भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज के यदि दूसरे नंबर कार्बन में अंतर कर दिया जाता है तो वो मैनोज बन जाता है। 4 नंबर कार्बन में अंतर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, गैलेक्टोज।